अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 7 और इसमें जो है ना हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम क्वालिटेटिव क्रिटिक और पार्ट 2 में हम क्वांटिटेटिव क्रिटिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास आर्टिकल होता है, क्वालिटेटिव आर्टिकल होता है, तो उसको आपने किस तरह क्रिटिक करना है। क्रिटिक का मतलब ही कि उसकी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों आप किस तरह बता सकते हो। अच्छा, क्वालिटेटिव क्रिटिक क्वांटिटेटिव क्रिटिक के बारे में हमने जो हमारा यूनिट 1 और 2 था उसमें हमने भी डिटेल से डिस्कशन किया था कि टाइटल होता है या मेथोडोलॉजी होता है या लिटरेचर रिव्यू होता है या जितने भी पार्ट्स होते हैं क्रिटिक की, तो वो आपने जो है ना एक एक भी किस तरह जो है ना वो आपने क्रिटिक करनी है। ओके, तो वो भी आपको याद होगा। और आज जो है ना हम विद एग्जांपल जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्ट से इन तक जो है ना आपने किस तरह जो है ना एक आर्टिकल को क्रिटिक करना है। तो ये हमारे पास आर्टिकल है क्वालिटेटिव ग्राउंडेड थ्योरी एक्सप्लोरेशन ऑफ पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस ऑफ अर्ली मेटाबॉलिज्म रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी आफ्टर क्रिटिकल इलनेस। तो एक आर्टिकल है और इसी आर्टिकल पे जो है ना हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव क्रिटिक करेंगे। अच्छा, आउटलाइन इसकी क्या है कि सबसे पहले टाइटल और राइटिंग स्टाइल पे क्रिटिक करना है, फिर रिपोर्ट टाइटल अथर पे क्रिटिक करना है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिक करना है, फिर हम करेंगे क्रिटिक पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी पे, फिर क्रिटिक हमारा होगा लिटरेचर रिव्यू पे, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क किस तरह है उस पे क्रिटिक करेंगे, फिर मेथडोलॉजी पे क्रिटिक करेंगे, जो क्लासिकल अंडरपिनिंग्स उन्होंने यूज की उस पर क्रिटिक करेंगे, फिर सैंपल उन्होंने किस तरह ली है, एथिकल कंसल्टेशन किया है उसमें, और डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस मेथडोलॉजी जो उन्होंने यूज की है या पॉइंटिंग डिस्कशन रिजल्ट जो आया है उस पर क्रिटिक करेंगे, फिर इसकी स्ट्रेंथ लिमिटेशन पे क्रिटिक करेंगे, और फिर रिकमेंडेशन कंक्लूजन पे और एट द एंड रेफरेंसेस पे हम क्रिटिक करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा जो टाइटल है, टाइटल पे हम क्रिटिक किस तरह करेंगे। तो ये हमारा टाइटल है क्वालिटेटिव ग्राउंडेड थ्योरी एक्सप्लोरेशन ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी आफ्टर क्रिटिकल इलनेस। अब इन्होंने टाइटल तो इन्होंने ये दी है, अब राइटिंग स्टाइल इसका क्या है इसमें, और फिर टाइटल के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टाइटल में जो है ना क्या है क्या नहीं है। तो अभी डिस्कस करते हैं इधर से। सबसे पहले आपने शुरू करना होता है राइटिंग स्टाइल से। राइटिंग स्टाइल इन दिस रिपोर्ट इज द रिपोर्ट वेल रिटन कंसाइज ग्रामेटिकली करेक्ट अवॉइड द यूज ऑफ jargon। अब इधर जो है ना इसमें आप क्या लिखेंगे राइटिंग स्टाइल में कि क्या रिपोर्ट जो इन्होंने प्रेजेंट किया है वो रिपोर्ट क्या है, वो वेल रिटन है या नहीं है। दूसरा, वेल रिटन का मतलब ये कि वो कंसाइज है या नहीं है, ग्रामेटिकली वो करेक्ट है या नहीं है। और इन्होंने जर्गोन को जो है ना वो अवॉइड किया या नहीं। जर्गोन आपको पता होगा कि जो अल्फाज जो प्रोफेशनल अल्फाज आप अपनी रिसर्च में लिखते हो ना, वो जैसा कि आप जो है ना लिखते हो PRN, लिखते हो PRN एज पर नीड आप लिखते हो ना, तो ये PRN क्या है, ये PRN जो है ना ये है जर्गोन है। जैसा कि आप BP लिखते हो तो ब्लड प्रेशर के लिए आप BP यूज होता है, तो ये जर्गोन है। इस तरह की प्रोफेशनल जो है ना आपने रिसर्च में क्या करना होता है, इसको अवॉइड करना होता है, ये कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो है ना ये क्या है कि जर्गन इन्होंने जो है ना वो अवॉइड किया या नहीं किए। इज इट वेल लेड आउट एंड ऑर्गेनाइज, क्या ये वेल लेड आउट है या नहीं है, ऑर्गेनाइज मीन कंसिस्टेंट है या नहीं है, एन एफिशिएंट एंड अट्रैक्टिव वे में जो है ना ये प्रेजेंट इन्होंने की है या नहीं की है। तो ये आपने लिखना होता है किस चीज़ में, ये आपने लिखना होता है राइटिंग स्टाइल में। ओके, अब ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला टाइटल है, अब इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट हैज बीन वेल रिटन। अच्छा, वेल रिटन है क्यों, क्योंकि ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, कंसाइज भी है, वेल ऑर्गेनाइज भी है, एंड द यूज ऑफ जर्गन हैज बीन अवॉइडेड, और जर्गन वर्ड जो है ना वो भी इन्होंने अवॉइड किए। तो इसी वजह से ये जो है ना राइटिंग स्टाइल इसका क्या है कि ये वेल रिटन है। ओके, अच्छा, फिर रिपोर्ट टाइटल में आप क्या देखोगे, ये वाला जो टाइटल हमने डिस्कस किया, टाइटल में आपने क्या देखना है। टाइटल में इज द टाइटल इज नॉट एक्यूरेट इट कुड बी। अगर टाइटल एक्यूरेट नहीं हो तो क्यों एक्यूरेट नहीं होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली मेटाबोलाइजेशन रिहेबिलिटेशन रिकवरी आफ्टर क्रिटिकल इलनेस। अब ये जो टाइटल ने दिया वो वेल वेल एक्यूरेट नहीं है। क्यों वेल एक्यूरेट नहीं है, कि इन्होंने यहाँ पे यूज की है क्वालिटेटिव ग्राउंडेड थ्योरी एक्सप्लोरेशन। तो ये जो है ना इन्होंने ये वैसी ही एक इजाफा किया है इनके साथ, इनकी इधर जो है ना इतनी नीड नहीं थी,
ये जो है ना बाद में फिर आप जब रिसर्च करते हैं तो उसमें आप फिर डिस्कस करोगे कि ये क्वालिटेटिव है नहीं है, ग्राउंडेड थ्योरी है, कौन सा है कौन सा नहीं। यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो एग्जैक्टली करेक्टली जो है ना वो यहाँ से बेस्ट शुरू होता है। ओके, एक्सप्लोरेशन ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली मोबिलाइजेशन रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी आफ्टर क्रिटिकल इलनेस, तो इस तरह होना चाहिए था। अब टाइटल में क्या है, टाइटल में इन्होंने कितनी द टाइटल इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्राइज इन 16 वर्ड, 16 वर्ड्स, और जो एग्जैक्ट होनी चाहिए तो वो 10 to 15 वर्ड होने चाहिए। एक लफ्ज जो है ना फिर भी वो क्या है, वो जो है ना वो ज़्यादा है। ओके, तो जो स्टैंडर्ड होता है वो 10 to 15 वर्ड्स होते हैं। टाइटल आपने जो है ना, और इन्होंने कितनी लिखी है, इन्होंने 16 वर्ड जो है ना वो लिखी है। अतर क्या कहते हैं, थ्री रिसर्चर वर इन्वॉल्व, कितनी अतर थी, तीन रिसर्चर थी इन द स्टडी एंड दे मेंशन ऑल द नेसेसरी डिटेल रिकॉर्डिंग द जॉब डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट, जॉब डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट सब के बारे में इन्होंने जो है ना क्या की है, इन्होंने वो नेसेसरी डिटेल जो है ना वो प्रेजेंट की है। द राइटर हैज़ नॉट डिस्क्राइब हिज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ने अब मेंशन नहीं किया, पोजीशन भी इन्होंने मेंशन नहीं किए। इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। डाउट किस वजह से, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर, इंसान को पता नहीं चलता कि जिसने जिस जॉब में जिस फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया उसके बारे में जो है ना इनके पास कितना नॉलेज है। तो ये जो है ना ये क्या होता है, ये एक लैक है इधर, जो इन्होंने जो है ना वो मेंशन नहीं की है। ओके, क्वालिफिकेशन ने मेंशन नहीं की है। अच्छा, फिर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में क्या ख्याल है, एब्स्ट्रैक्ट इज वेल रिटन, एब्स्ट्रैक्ट किसका वेल रिटन है, क्योंकि क्लियर है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ही इन्होंने शामिल किए, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, कंक्लूजन। एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो रिसर्च होता है उसका एक खुलासा होता है ना, तो अब खुलासा जो है ना इन्होंने सही लिखा है क्योंकि वो क्लियर भी है, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, जो मेथोडोलॉजीज रिसर्च में यूज हुई है तो वो भी शामिल किया है, रिजल्ट और कंक्लूजन भी इन्होंने शामिल किया। तो इसी वजह से जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्या है वो वेल रिटन है। अप्रोक्सीमेटली 3 to वर्ड्स हैज बीन यूज इन एब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ भी 302 वर्ड इन्होंने यूज किए, और जो स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड जो है ना वो 150 to 250 वर्ड्स होते हैं। ओके, तो ये जो है ना थोड़ा सा वो है इसमें, लेकिन बाकी जो है ना वो वेल रिटन है एब्स्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट ने किस तरह जो है ना वो रिप्रेजेंट की है, तो आप किस तरह उस पर क्रिटिक करेंगी कि एज द फिनोमेना टू बी स्टडी क्लियरली आइडेंटिफाइड, जो फिनोमेना हम स्टडी करते हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई इन्होंने जो है ना रिसर्च में की है या नहीं की है। आर द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिसर्च क्वेश्चन कंसिस्टेंट, और जो फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट है और जिन्होंने जो क्वेश्चन अराइज की है इस रिसर्च में, तो दोनों कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर दोनों कंसिस्टेंट है तो मीन का आपका फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, वो वेल रिटन है। ओके, तो इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड वेल एक्सप्लेन है विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर बाय द रिसर्चर, और जो लिटरेचर है एग्जिस्टिंग पब्लिश मटेरियल है तो उसके मुताबिक जो है ना उसकी हेल्प से इन्होंने जो है ना स्टेटमेंट ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई की है। ओके, अच्छा, फिर जो है ना आप पर्पस सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी किस तरह जो है ना वो आप डिटरमिन करेंगे, तो उसमें आपका क्रिटिक क्या होगा कि एज द पर्पस ऑफ स्टडी रिसर्च क्वेश्चन क्लियरली आइडेंटिफाइड, जो पर्पस ऑफ स्टडी है या रिसर्च है या जो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है तो वो इन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया या नहीं। मीन के रिसर्च में आप ये रिप्रेजेंट करोगे कि आपका पर्पस ऑफ स्टडी जो है ना वो क्या है, क्या आप जो है ना इसी के थ्रू आप क्या लर्न करना चाहते हो। ओके, तो अब इसी रिसर्च में कि द पर्पस ऑफ स्टडी हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड इन द एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सही से पर्पस ऑफ स्टडी आइडेंटिफाई किए हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट में भी इन्होंने किया क्या है वो जो है ना वो क्लियरली आइडेंटिफाई किया है पर्पस ऑफ द स्टडी। ओके, अच्छा, फिर लिटरेचर रिव्यू के बारे में जो है ना क्या ख्याल है कि लिटरेचर रिव्यू जो इन्होंने शामिल किए रिसर्च में तो वो किस तरह है। बैकग्राउंड ऑफ द फिनोमेना इज बीइंग क्लियरली आइडेंटिफाइड, अब लिटरेचर रिव्यू हमें क्या देते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च वो हमें समझाते हैं, तो वो इन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किए, सपोर्ट ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ लिटरेचर, मोस्ट ऑफ द recent literature were used to identify the gap for the study, और इन्हीं रीसेंट लिटरेचर से जो है ना आप क्या करते हो वो गैप मालूम करते हो कि कहाँ पे जो है ना इन्होंने काम नहीं, कहाँ पे जो है ना रिसर्च नहीं हुआ है, तो फिर उसी गैप में जो है ना आप स्टडी करते हो। तो लिटरेचर रिव्यू का मेन एक यही गोल भी होता है, और इन्होंने जो है ना वही गोल इधर अचीव की है। ओके, रिसर्चर हैज अंडरटेकन अ कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू, अब रिसर्चर जो है ना वो क्या करेगा, वो जो है ना कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू करेगा। दे हैव
डिस्कस द प्रॉब्लम, द रिसर्च प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ लिटरेचर। और वो जो रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना, तो वो इन द लाइट ऑफ लिटरेचर मीन कि वो जो है ना पास्ट पब्लिकेशन की वो रेफरेंस देंगी कि इसी के बारे में ये हुआ था, इसने ये रिसर्च किया था, इसने जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन की थी। बाय दिस डिस्कशन द राइटर हैज फुलफिल्ड ऑब्जेक्टिव। और इसी वजह से जो है ना इसी डिस्कशन से वो अपने ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। सिंपल ये कि लिटरेचर रिव्यू इसमें क्या है, वेल रिटन है। क्यों? क्योंकि इसी की दो गोल्स है। एक गोल ये है कि इसी के रिसेंट लिटरेचर की वजह से जो गैप है विद इन द स्टडी होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आइडेंटिफाई की है। दूसरा, आप जो रिसर्चर होते हैं वो इसकी कंप्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं। दे हैव डिस्कस द रिसर्च प्रॉब्लम लाइट ऑफ लिटरेचर। और जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करना चाहते हो ना, तो वो आप लिटरेचर को देख के आप करेंगे, ऐसे खुद से जो है ना वो नहीं कर सकते। ओके, अब इसका फ्रेमवर्क किस तरह है? तो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच वाज यूज्ड टू एनालाइज द डेटा। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने ग्राउंडेड दो तीन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। एक होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल जो अपनी नॉलेज अपनी एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप रिसर्च करो तो वो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। इसमें ऑन अंडरपिनिंग यूज होते हैं। और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें आप किसी थ्योरी को यूज करके आप जो है ना क्या करो, आप रिसर्च करो। तो यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच ने यूज किया। दिस अप्रोच वाज सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग फॉर एनालाइजिंग फॉर द डेटा। तो ये जो डेटा था इसी के लिए जो है ना ये अप्रोच किया था, ये बेस्ट था। ये भी आप देखेंगे कि ये जो रिसर्च है, रिसर्च डेटा है, और जिन जो थ्योरी ने यूज किया तो या वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो कंपेटेबल है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इधर जो है ना दोनों एक दूसरे के साथ किया है, वो कंसिस्टेंट है। ओके, एक दूसरे के लिए सुटेबल है। मेथड्स एंड फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स इनने किया इसके क्वालिटेटिव अप्रोच इन्वॉल्विंग सेमी स्ट्रक्चर एंड डेप्थ इंटरव्यूज। अब इनने जो मेथड यूज किया है तो मेथड में इन्होंने जो है ना सेमी स्ट्रक्चर एंड डेप्थ इंटरव्यू इन्होंने यूज की है टू एक्सप्लोर फीलिंग अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन। दिस डिजाइन इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। और ये स्टडी के लिए क्या है, इसी की वजह से जो है ना ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू की वजह से जो इन्होंने फीलिंग्स एक्सप्लोर की है, अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन एक्सप्लोर किए, तो ये डिजाइन जो है स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है। ओके, फिर सैंपल जो इन्होंने ली है, तो सैंपल दिस डेटा वाज कलेक्टेड थ्रू सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू फ्रॉम 15 एडल्ट आईसीयू सर्वाइवर। आईसीयू की 15 एडल्ट सर्वाइवर से इन्होंने डेटा ली है। द डेटा दैट वाज एप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टडी इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन। तो इन्होंने 15 लोगों से जो है ना वो डेटा ली है, 15 इसकी सैंपल साइज है। और ये जो है ना ये क्या है, ये अप्रोप्रिएट भी है फॉर मेथड, मेथड फॉर द स्टडी। जो मेथड आपने सेलेक्ट किया तो इसके लिए ये नंबर जो है ना ये सैंपल सही है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इन्होंने जो मेंशन की है। theoretical saturation was achieved which is necessary for qualitative study। theoretical saturation का मतलब ये कि जितना वो चाहिए थ्योरी को जो है ना जितना डिस्कस करना चाहिए, और थ्योरी से जितनी जो है ना वो हेल्प लेनी चाहिए, तो वो इन्होंने जो है ना वो अचीव की है, जो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एथिकल कंसिडरेशन के बारे में क्या ख्याल है? एथिकल हैज ऑब्जर्व्ड, एथिकल कंसिडरेशन ऑब्जर्व एथिकल अप्रूवल फॉर द स्टडी हैज बीन ग्रांटेड बाय द मेडिकल सर्जिकल आईसीयू लंदन टीचिंग हॉस्पिटल। और इन्होंने जो है ना एथिकल कंसिडरेशन ये होता है कि आपने परमिशन ली है या नहीं ली है। तो इन्होंने जो है ना मेडिकल सर्जिकल आईसीयू लंदन से जो है ना इन्होंने किया कि है परमिशन इनको मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है। ओके, एथिकल का दूसरा मकसद ये होता है कि ये जो है ना सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये जो है ना जब ये अप्रूवल देते तो अप्रूवल का मतलब ये कि ये जो है ना सोसाइटी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। रिटन कंसेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट वर कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस स्टडी। पार्टिसिपेंट जितनी भी थी, जो लोग पार्टिसिपेट करती स्टडी में, सबसे रिटन कंसेंट लिया गया है। और पार्टिसिपेंट्स आर वर कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड अबाउट स्टडी। और पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म भी किया गया है कंसेंट से पहले कि हमारा ये जो स्टडी होगा वो इस लेवल का स्टडी होगा। ओके, इस तरह जो है ना हम स्टडी करेंगे तो सबको जो है ना इन्फॉर्म किया गया है। डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस में क्या है, डेटा वर गैदर्ड थ्रू इंटरव्यू फ्रॉम 15 पार्टिसिपेंट्स। ऑल द रिकॉर्डेड इंटरव्यूज वर लेसन बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब डेटा जो है ना इन्होंने 15 पार्टिसिपेंट से इन्होंने क्या की है, इंटरव्यूज की हैं। और ऑल रिकॉर्डेड इंटरव्यूज आर लिसन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। सब जो है ना वो क्या है, इन्वेस्टिगेटर ने सब इंटरव्यूज को क्या की है, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज इनने लेसन की है। अग्रूड
Grounded theory approach was taken to analyze the data, enabling theory to merge from the data and from the experiences of the participants. अब इन्होंने जो है ना कौन सा थ्योरी यूज किया, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इन्होंने यूज किया डेटा एनालिसिस के लिए, और enabling theory to emerge from the data and from the experiences participants. और थ्योरी जो है ना इन्होंने कहाँ से थ्योरी जो है ना वो इमर्ज की है, वो लोगों की एक्सपीरियंसेस से, पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस और पार्टिसिपेंट से जो डेटा लिया गया है, तो उससे जो है ना इन्होंने फिर थ्योरी को जो है ना वो जनरेट की है। ओके, अच्छा, अब एंड वाला फाइंडिंग डिस्कशन, रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट के बारे में आपका क्या क्रिटिक है। तो फाइंडिंग ऑफ द स्टडी वाज प्रेजेंट एप्रोप्रिएटली, फाइंडिंग जो है ना सही प्रेजेंट की गई है। ड्यूरिंग द एनालिसिस कोड्स एंड कोड्स व्हिच रिलेटेड टू ईच अदर वर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वन मेन टीम। अब एनालिसिस के वक्त जो कोड्स है, तो एनालिसिस के वक्त उन सारे कोड्स को आप इकट्ठा करेंगे और उससे आप एक टीम जो है ना जनरेट करेंगे जो थ्योरी को जो है ना जन्म देगा। कोड्स क्या होते हैं, कोड लेवल्स डिजाइंड टू सेगमेंट ऑफ डेटा दैट कैप्चर अ स्पेसिफिक कंसेप्ट, आइडिया और फीलिंग। कोड सैंपल ये होता है कि जो स्पेसिफिक करेक्टर है या स्पेसिफिक कंसेप्ट है, आइडिया है, तो उसी के लिए एक लेवल इन्होंने दी हुई होते हैं और वो लेवल जो है ना कोड्स होते हैं। अब ये सारे कोड को इकट्ठा करके इससे एक टीम बनाया जाता है। ओके, द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द स्टडी वाज टू क्रिएट द थ्योरी व्हिच वाज इंडिपेंडेंट इट वाज एडिकेटली एड्रेस। तो जो ओरिजिनल पर्पस ऑफ द स्टडी वो क्या है, वो थ्योरी जनरेशन है, क्वालिटेटिव स्टडी थ्योरी जनरेशन है, और वो जो है ना वो सही तरीके से इन्हें एड्रेस की है वो बात। ओके, कंक्लूजन एम्प्लीकेशन रिकमेंडेशन क्या है, स्टडी वाज अट्रैक्टिवली ended with conclusion part in which possible suggestion also mentioned। कंक्लूजन पार्ट इन्होंने बेहतरीन तरीके से जो है ना प्रेजेंट की है। प्रॉपर रिकमेंडेशन वाज गिवन इन द स्टडी, रिकमेंडेशन दी गई, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी वर आल्सो गिवन, और कुछ लिमिटेशन भी जो है ना इन्होंने वो दी है। तो ये आप देखेंगे बेनिफिट्स दिए या नहीं, लिमिटेशन दिए या नहीं, और जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ये आपका क्या होता है, क्रिटिक होता है। लेस ऑफ प्रेफरेंसेस आप देंगे, वेन को स्टाइल ने यूज़ किया, कौन सा स्टाइल है, डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, वो उसमें आपने कौन सा स्टाइल, तो वेन को स्टाइल मोस्टली यूज होते हैं रिसर्च में, was followed by the further references, all the sequence followed in the references। 37 references were also used for the study। अब स्टडी में जितनी रेफरेंसेस वो 37 रेफरेंसेस हैं, और साथ में जो है ना बुक्स और जर्नल्स को भी एक्यूरेटली इन्होंने रेफर की है। ओके, तो ये थी हमारा लेक्चर कि किस तरह जो है ना आप लोगों ने क्वालिटेटिव क्रिटिक करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।